प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था। आम चुनाव में कांग्रेस को यह नारा इतना भारी पड़ा कि वो मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में भी नहीं आ सकी। अब हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी के लिए खतरे की घंटी बज रही है। तमाम एग्जिट पोल्स महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी के सत्ता में आने की आहट सुना रहे हैं। कांग्रेस पहले ही कई बड़े राज्यों में तीसरे नंबर की पार्टी बन चुकी है। ऐसे में बीच बहस का यह बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस के दो और गढ़ महाराष्ट्र और हरियाणा भी ढहने वाले हैं। अब नई राजनीति में कांग्रेस खुद को कैसे जिंदा रखेगी। महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हो गए और मतदान के बाद जो संभावित तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, उससे एक बात स्पष्ट है कि महाराष्ट्र में 15 साल तक और हरियाणा में 10 साल तक सत्ता पर काबिज रही कांग्रेस मतदान के बाद कहीं भी चर्चा में नहीं है। दोनों ही जगह बीजेपी की सत्ता में आने की सुगबुगाहट है और ये कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी के लिए शुभ संकेत कहीं से नहीं। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस के ये दो गढ़ भी और राज्यों की तरह ठहरने वाले हैं। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्यों में कांग्रेस दशकों से सत्ता में नहीं है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और त्रिपुरा जैसे राज्यों में कांग्रेस 3-3 बार से सत्ता से बाहर है। दिल्ली में भी 15 साल के शासन के बाद कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई है और अब यही हालात हरियाणा और महाराष्ट्र में भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये सवाल फिर से मुंह बाए खड़ा है कि क्या इन दोनों राज्यों में भी कांग्रेस पतन की कगार पर है। कल तो हर बार ही आते हैं, 2009 में भी इसी प्रकार के आए थे। 19 तारीख की इंतजार करो, कांग्रेस की अच्छी स्थिति रहेगी और कांग्रेस तीसरी बार सरकार बनाएगी। कांग्रेस अभी भी जीत के दावे कर रही है, लेकिन इस दावे के बावजूद ये बात समझ से परे है कि फिर हरियाणा और महाराष्ट्र में सोनिया और राहुल की रैलियों में कोई जोश क्यों नहीं दिखा। दोनों ने रैलियां भी उन्हीं इलाकों में की जो कांग्रेस के प्रभुत्व वाली थी, जबकि इसके उलट प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम व्यस्तता के बावजूद बीजेपी के लिए दोनों ही राज्यों में ताबड़तोड़ रैलियां की, जिसका परिणाम ये रहा कि एग्जिट पोल के नतीजे महाराष्ट्र और हरियाणा में तीसरे नंबर की पार्टी रही बीजेपी को नंबर 1 बता रहे हैं। ऐसे में ये भी बड़ा सवाल है कि नई राजनीति में कांग्रेस अब खुद को कैसे जिंदा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो करीब करीब 130 साल पुरानी पार्टी है, क्या उसके लिए वाकई खतरे की घंटी बज चुकी है? और अगर घंटी बज चुकी है तो उसे सुनाई दे रही है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक वरिष्ठ लोगों का पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ आलोक मेहता जी, वरिष्ठ जर्नलिस्ट जुड़ेंगे। हमारे साथ नदीम जावेद जी, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए होंगे। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता संबित पात्रा और एनसीपी के प्रवक्ता क्लाइड क्रेस्टो भी जुड़ेंगे। साथ ही साथ हम सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करते हैं, दर्शकों को समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार राज्य की सरकारों की जब बात होती है तो कांग्रेस का कितना बुरा हाल है। सबसे पहले बात करते हैं हम तमिलनाडु की, जहां पर सन 67 से कांग्रेस है ही नहीं। यहां पर कांग्रेस की सरकार ही नहीं है। बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, जहां पर 1977 में कांग्रेस शासन खत्म हुआ और उसके बाद से कांग्रेस यहां पर भी नजर नहीं आई है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की आखिरी सरकार 1989 में थी। बिहार में 1990 में आखिरी बार कांग्रेस की सरकार बनी थी। उसके बाद मध्य प्रदेश की बात करें तो दिग्विजय सिंह ने आखिरी बार वहां पर मुख्यमंत्री पद संभाला था। उसके बाद से 2003 से ही बीजेपी की सरकार है यहां पर। छत्तीसगढ़ में 2003 के पहले कांग्रेस का शासन था, लेकिन उसके बाद से ही कांग्रेस की सरकार नहीं है। यही हाल अमूमन अगर देखा जाए ओडिशा का भी है, जहां सन 2000 से ही पटनायक सरकार है। त्रिपुरा में 1993 में आखिरी बार कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली की बात करें तो तीसरे नंबर पर पहुंच चुकी है। ऐसे में हमारे साथ नदीम जावेद जी जुड़ गए हैं। नदीम जावेद जी, अब तक तो ये आरोप लगते थे, माफ कीजिएगा, कि पार्टी के
वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, जिन्हें युवराज भी कहते हैं, वो मिस्टर इंडिया है, लेकिन अब तो आपकी पार्टी ही मिस्टर इंडिया होने लगी है। बड़ा सवाल है आपके सामने, क्या इसका रियलाइजेशन है कांग्रेस के अंदर? आत्ममंथन हो रहा है? देखिए, इस देश में जमहूरियत है और इस जमहूरियत में ये होता है कि जनता जिसके हाथ में सत्ता देना चाहती है उसके हाथ में सत्ता जाती है। लेकिन ये पहली बार हो रहा है इस देश में, ऐसा नहीं है। ये 1967 में भी एक बार ये प्रयोग हुआ था। 1977 में ऐसा कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी लगभग समाप्त हो गई है, अब कांग्रेस पार्टी का पुनर्जन्म हो ही नहीं सकता। 1989 आप याद करिए, वीपी सिंह जी आए थे, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है नारा चला था और लगता था कि कांग्रेस पार्टी फिर सत्ता में नहीं आएगी, मगर 91 में आए। लेकिन आप याद करिए, बुरी दुर्दशा तो पहले कभी नहीं हुई। 44 में तो आप पहले कभी नहीं पहुंचे थे नदीम भाई, कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन पद के भी लाले पड़ जाए। नंबरों के आधार पर हम 44 नंबरों के आधार पर हम कभी 44 पर नहीं पहुंचे, लेकिन 1977 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 213 सीटों का नुकसान हुआ था, जो अब तक के इतिहास में सबसे अधिक सीटों का नुकसान है। लेकिन मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, अपने कई राज्यों की चर्चा की, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर जहां पे आतंकवाद चरम पे था, वहां पे गुलाम नबी आजाद साहब को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना के भेजा था, वहां कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार बनी थी। असम में प्रफुल्ल कुमार महंता के नेतृत्व में एक स्टूडेंट मूवमेंट खड़ा हुआ था कांग्रेस के खिलाफ, और वहां पर कांग्रेस का नाम लेने पर गला काटते थे। वहां पर कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार चल रही है। पंजाब में आतंकवाद चरम पे था, लोग कहते थे कांग्रेस आएगी नहीं, लेकिन वहां भी कांग्रेस मैंने आपको बताया कि कितने दशकों से आपकी सरकारें 1984 में मात्र 2 नदीम भाई, अक्सर लोग अपनी कामयाबियां गिनाते हैं, माफ कीजिएगा नदीम जी, अक्सर लोग अपनी कामयाबियां गिनाते हैं, आप अपने फेलियर्स गिना रहे हैं, यहाँ पर नाकामयाबियां गिना रहे हैं। और बड़ा सवाल ये है कि मैंने आपको बाकायदा आंकड़े दिखाए हैं, गलती मानी जाएगी तभी उसमें सुधार की गुंजाइश है। यहाँ पर आप वो बता रहे हैं कि कब कब कांग्रेस का रिसर्जेंस हुआ, लेकिन इतने खराब हालत में क्या पहले कांग्रेस कभी भी थी? आलोक जी, बड़ा क्विक कमेंट, फिर मुझे संबित के पास जाना है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। मैं केवल एक बात जोड़ दूं, अगर आपकी अनुमति हो, एक बात जोड़ दूं। हाँ, बोलिए। मैंने केवल ये कहा कि कांग्रेस पार्टी को जब मुश्किल दौर में कांग्रेस आई है, हमेशा कांग्रेस पार्टी में एक तरह का डीएनए है, हम उससे लड़के बाहर निकलते हैं, और हमें ये उम्मीद है कि आने वाले समय में हम निकल के बाहर आएंगे। दिक्कत ये है कि पूरी तरह बाहर ना हो जाए भारत से, जिस तरह मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। आलोक जी, इतनी खराब हालत क्या वाकई कांग्रेस की कभी हुई है, या ये रियलाइजेशन भी नहीं है कांग्रेस में, कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है? देखिए, ये सही है कि डेमोक्रेसी में पार्टियां आती जाती रहती हैं। नदीम जी जो बात कह रहे हैं उतना तो मैं भी मान लूंगा, लेकिन ये सही, हम लोग कम से कम 71 के बाद से तो मैं देख रहा हूं, उसके पहले का इतिहास तो नेहरू जी के समय की बात हम नहीं जानते, लेकिन तब सारा देश जानता है कि तब बहुत कुछ स्थिति कांग्रेस की अच्छी थी। लेकिन ऐसी स्थिति मैं इसलिए, जबकि 77 का जिक्र उन्होंने किया, हम लोग बराबर तब भी नजर रखे थे, उसके बाद का पूरा समय सबने देखा है। उस समय सबसे बड़ी बात यह थी कि राज्यों में भी कांग्रेस के कुछ बड़े दिग्गज ऐसे नेता होते थे, और तब जमीन, मैंने संजय गांधी बड़े बदनाम माने जाते हैं, नदीम भाई पता नहीं उनके साथ काम किए कि नहीं किए, लेकिन तब क्या था कि तब वो जमीनी थे। कभी आपने राहुल गांधी को शाहदरा में झाड़ू लगाते देखा है? कभी टायर वाले के साथ उनको जमीन पर बैठे हुए देखा है? कांग्रेस इसलिए जिंदा हुई थी कि इंदिरा गांधी जाकर के चौराहे पर बैठ जाती थी। कांग्रेस में आज एक भी ऐसा नेता नहीं है जो किसी सड़क पर, बड़े नेताओं में से बात कर रहा हूं, सोनिया गांधी अकेले लड़ रही हैं, और कांग्रेस में जो उनके साथ लोग होना चाहिए। कांग्रेस इसलिए बुरी हालत में है, क्षेत्रीय क्षत्रप आपने खत्म कर दिए, आपने एक दूसरे को गला काटते रहे। गुलाम नबी आजाद जी का आप जिक्र कर रहे हैं, गुलाम नबी आजाद जी को कैसे मुश्किल में दिल्ली में उनके खिलाफ क्या अभियान चलता है, आपको ज्यादा मालूम होगा मुझसे ज्यादा, इसलिए ये मत कहिए कि जो सफल होता है उसको विफल करने की पूरी तैयारी होती है। पृथ्वीराज चौहान को साल भर तक आपने कितने धक्के खिलाए। हम लोग कहते थे ईमानदार आदमी उनको भेजेंगे, जो पहले लुटाते थे, पूरे पूरे टेम्पो भर करके पैसा भेजते थे, उन लोगों को जब हटाया गया और पृथ्वीराज चौहान को भेजा, लेकिन उनकी टांग आपके लोग खींचते थे। तो इसलिए कांग्रेस की आज ऐसी बदतर हालत है जो पहले हमने कभी इतिहास में नहीं देखी। अच्छा नदीम, ये बताएं, ये बहुत वैलिड पॉइंट है कि कोई ऐसा नेता भी नहीं रहा जो जमीन से जुड़ा हुआ हो, माफ कीजिएगा, लेकिन खुद बहुत सारे ऐसे कांग्रेसी नेताओं से अगर आप ऑफ द रिकॉर्ड अगर बात करें तो वो कहते हैं मोबाइल से ही खेलते रहते हैं राहुल गांधी, उनसे ज्यादा अच्छी तो प्रियंका गांधी है जो कम से कम इन टच रहती हैं। देखिए, दो बातें हैं। तो यह है कि राज्य में हमारे पास नेता नहीं, ये सत्य नहीं है।
कई राज्यों में हमारी सरकार चल रही है, उसमें कर्नाटका है, उसमें अजीत जोगी छत्तीसगढ़ में वो किसी और को आने नहीं देते, दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में अपनी पार्टी को हराने में लगे रहते। कहाँ नेता है? इक्का दुक्का नेता को छोड़ दिया जाए तो आपस में ही इतनी ज्यादा इनफाइटिंग है। रीता बहुगुणा के लिए 25 आदमी इकट्ठे होंगे, वो सड़क पर खड़ी होती हैं। तो मैं नामों में नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश की चर्चा करती हैं तो सिंधिया जी वहां से आते हैं, कमलनाथ जी वहां से आते हैं, पचौरी जी वहां से आते हैं, बहुत सारे, अरुण यादव जी वहां पे। वो वहां जाते कब है? सवाल ये है, वहां से आते नहीं। सवाल जनादेश, वो वहां से एक बार आते हैं, दिल्ली में बैठ जाते हैं, वहां नहीं जाते, ये समस्या है कांग्रेस की। वो बीजेपी की कृपा से जीतते हैं महाराज, आपको पता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, चूंकि विजयराजे सिंधिया अटल जी को भी उनके पिता ने बहुत मदद की थी, चलिए ठीक है, उनकी मदद की वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया है। संबित को लाना होगा, सिंधिया अपने बल पर, कभी वो ग्वालियर से भोपाल गए बाय रोड, पूछिएगा उनसे। मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ, मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मैं एक बात और इसमें जोड़ना चाह रहा था, बात अधूरी रह गई। अगर आपकी इजाजत हो, एक बात जोड़ना चाह रहा हूँ कि मैंने स्वयं, राहुल जी ने भट्टा पारसौल से एक यात्रा शुरू की थी, 4 दिन पैदल चले। वेरी गुड। किसानों की समस्याओं को लेकर क्या हुआ, बाद में क्या निकला, याद मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये कहना कि कांग्रेस के नेता चलते ही नहीं जमीन पर, मैं स्वयं 4 दिन उनके साथ चला था अलीगढ़ तक। अरे वो तो एक दिन का खेल था ना। इसलिए कभी कभी आप मूवमेंट खड़ा करना चाहते हैं, जिस प्रकार की अपेक्षा करते हैं उस प्रकार का समर्थन शायद आपको नहीं मिल पाता होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने और उसके बाद के नेताओं ने भी ये लगातार प्रयास किया है कि जन आंदोलनों को खड़ा कर किया जाए। रेगुलर जनता से कौन टच में रहता है ये बताइए ना श्रीमान। कोई सड़क पे चलता हुआ दिखता है? अजय माकन को छोड़ दीजिए, राहुल गांधी को छोड़िए, दिल्ली में अजय माकन, आपके संदीप दीक्षित जो प्रवक्ता है, संदीप दीक्षित कभी अपने मोहल्ले में कभी आज तक गए हो मुझे बता दीजिए? कभी पैदल रिक्शे में कभी चले हैं वो? अच्छा संबित, हमें आप बताएं। अब व्यक्तिगत लोगों में जाएंगे, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से अजय माकन जी और संदीप दीक्षित लगातार नहीं, मैं उसी इलाके में रहता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। देखिए आंचल जी, अगर लगता है कि हमारी आवश्यकता नहीं है, वैसे हमने जमीन पर काम किया है, तो मैं मुक्त हो सकता हूँ। नहीं, आप कांग्रेस को मुक्त करा रहे हैं, मेरी आवश्यकता आज नहीं है डिबेट, क्योंकि अच्छा कांग्रेस ध्वस्त हो चुकी है, तो फिर हमारी आवश्यकता भी नहीं होनी। संबित, हम आपको मुक्त नहीं होने देंगे, आप भले ही कांग्रेस को मुक्त कराएं या ना कराएं, हमारा काम हो गया है जो जमीन पे होना चाहिए। आप क्रेडिट ले रहे हैं कि भाई आप कांग्रेस को मुक्त करा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की असल दुश्मन तो खुद कांग्रेस है, बीजेपी थोड़ी मुक्त करा रही है। बीजेपी तो एक ऑल्टरनेटिव है जो एग्जिस्ट कर रही है। जवाब देखिए, 2-3 विषय इन 2-3 दिनों में बहुत उभर के आया। एक तो बार बार जो कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एक छत्र राज चाहती है पूरे हिंदुस्तान में, इसलिए वो कांग्रेस को समाप्त कर दे रही है, और ये अच्छी बात नहीं है। ये तो एकदम डिक्टेटोरियल हो जाएगा कि एक ही पार्टी रूल करती रहेगी। तो मैं हर जगह यही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण कर रही है, वो कोई अश्वमेघ यज्ञ करके नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है कि एक सफेद घोड़ा छोड़ दिया गया है और जो इसे रोकने की कोशिश करती है उसका हनन कर दिया जाता है और हम वहां अपना ध्वज गाड़ देते हैं। ये लोकतांत्रिक तरीके से लोगों के पास मतदान मांगने जाते हैं, लोग कांग्रेस को हटा देते हैं और भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के विजन पे मोहर दबाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये जीत जो है और जो कांग्रेस की मुक्ति हो रही है आज, वो जनतांत्रिक और लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है, मैं अभी सुन रहा था पूरे डिबेट को, तो मुझे किशोर कुमार का एक बड़ा प्रसिद्ध गाना याद आया। उस गाना का कुल मिला के लब्बो लबाब ये है कि अगर खुद माझी नाव डुबो दे तो नाव को कौन, नहीं वो गाना मेरे को याद नहीं है, मगर उसका लब्बो-लुबाब यही है कि माझी अगर नाव डुबोए तो नाव को कौन बचाए, अगर खुद माली बगीचा उजाड़े तो बगीचे को कौन बचाए। तो आप जानते हैं कि ये माझी कौन है कांग्रेस का, और ये नाव, ये जो माली है वो कौन है। क्लाइड से पूछ लेते हैं। देखिए ना, उसी खूबसूरती के साथ माली कांग्रेस को खुद ही उजाड़ रहा है। अच्छा ठीक है क्लाइड, ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि आपका अलायंस टूटा और उसके बाद अब रियलाइजेशन होता है जब पृथ्वीराज चौहान ये बयान देते हैं कि जी हमारा एनसीपी के साथ काम करना बहुत मुश्किल था, अजीत पवार से काम नहीं कर पा रहे, आर पाटिल से काम नहीं कर रहे। जब काम नहीं कर पा रहे थे तो काम कर क्यों रहे थे, और आपको लगता है कि उनके साथ रहना आपके लिए अब और ज्यादा भारी पड़ा है? आपको हमारा एनसीपी के साथ काम करना बहुत मुश्किल था, अजीत पवार से काम नहीं कर पा रहे, आर पाटिल से काम नहीं कर रहे। जब काम नहीं कर पा रहे थे तो काम कर क्यों रहे थे, और आपको लगता है कि उनके साथ रहना आपके लिए अब और ज्यादा भारी पड़ा है? आपको वो काम क्यों कर रहे हैं, ये सवाल का जवाब तो वही दे सकते हैं, तो आप उनसे ही पूछिए। और बात ये रही कि लोग बता रहे हैं, आप लोग बता रहे हैं कि भाई हमने उन्हें कहा कि भाई प्रेशराइज किया, कुछ ऐसी कुछ बात नहीं, हम साथ में काम कर रहे थे। अगर उन्हें कोई दिक्कत थी तो जब बताते,
अब बता के मतलब नहीं। और वो अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने ऐसे कहा, फिर बाद में वो पलट गए कि भाई हमने कहा नहीं। तो ये सब बातें आप चौहान साहब से पूछे तो ही बेहतर रहेगा। अच्छा क्लाइड, लेकिन हमें ये बताइए आप कि एक बड़ा बुनियादी सा सवाल है कि कांग्रेस की बड़ी दुश्मन खुद कांग्रेस है या फिर कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाले मोदी जी या बीजेपी? ये तो कांग्रेस और बीजेपी खुद ही बता सकते हैं कौन किसके दुश्मन है। तो ये बता के हमारा मतलब नहीं है। नहीं, उनका सवाल इसलिए है आपस में निपट ले। नहीं, सवाल इसलिए है कि आप भी उनके साथ अलायंस में रहे हैं और चाहे लोकसभा में खराब परफॉर्मेंस हो, जब आपके नेता, बहुत सारे नेता रिकॉर्ड पे आए थे कि हमने कांग्रेस का साथ दिया, इसका खामियाजा भुगता। अब उसके बाद विधानसभा के चुनावों में महाराष्ट्र में हम जो स्थिति देख रहे हैं, एक बार फिर से सुपड़ा साफ होते हुए कांग्रेस का नजर आ रहा है और एनसीपी की भी हालत खराब हो रही है पिछले इतने साल रूल करने के बाद। आपको लगता है कांग्रेस के साथ रहना आपके लिए खामियाजा रहा इसका? बात नहीं। और अब देखिए जो आप बात कर रहे हैं ना, वो एग्जिट पोल है, नतीजे तो नहीं है ना। तो आप कह रहे हैं कि बुरा हाल दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना। ये तो नतीजे, जो सच्चाई है वो 19 तारीख को पता चलेगा कि क्या दिख रहा है और क्या दिखेगा। चलिए ठीक है, मैं अब नदीम को लाती हूँ। नदीम, जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए थे उसके बाद आंचल मुझे 10 सेकंड लेना है। ठीक है, 10 सेकंड आप अगर मुझे दे दे। कांग्रेस से दाम ये गोत्र एक है, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। और कांग्रेस के नाभि पद्म से सीपी का उत्पन्न हुआ है, वो वहीं से निकला है। और अब ये बोल रहे हैं कि दोनों अम्बाइलिकल कॉर्ड ही मिला हुआ है, ये चीज कर रहे हैं। तो कांग्रेस के कितनी बुरे दिन आ गए हैं इसी से स्पष्ट है। क्लाइड, एक शॉर्ट कमेंट, फिर मुझे नदीम के पास जरूर जाना है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? संबित जी कल कवि बन गए थे, आज गाने के बोले लेखक बन गए, अभी फिलोसोफर बन गए। संबित जी तो रोज रोज नए नए अपने रूप दिखा रहे हैं, अच्छी बात है। नहीं, वो पंडित भी बन रहे हैं, उनकी हिंदी दिन पर दिन अच्छी होती जा रही है। नदीम, लेकिन आपसे ये सवाल कि जब विधानसभा में चुनावों के नतीजे आए थे पिछले साल दिसंबर में, राहुल गांधी बाहर निकले, उन्होंने कहा अब हम ऐसे ऐसे बदलाव करेंगे पार्टी में कि आप सोच भी नहीं सकते। उन्होंने अक्सर इन शब्दों का इस्तेमाल किया। उनकी कोठरी ने उन्होंने कहा कि हम ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं, कांग्रेस के रिवाइवल का रोड मैप तैयार कर रहे हैं। ये बात बताइए कि लोकसभा चुनावों में जिस तरह से हार हुई और अभी हम देख रहे हैं विधानसभा में जो नतीजे आएंगे वो भी कांग्रेस की इतना बुरी हालत बता रहे हैं, तो ये सब रोड मैप ब्लूप्रिंट के बाद हो रहा है ये सब कुछ, या अभी वो तैयार नहीं हुआ है? जब होगा तब होगा, जब उनको फुर्सत मिलेगी इस सब के बीच में तब वो कर पाएंगे। दो चीजें हैं। एक तो डॉक्टर संबित पात्रा जी ने जो बात कही है, मैं केवल एक उसमें बात और जोड़ता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना भी गोत्र भाई है। और शिवसेना ने और विशेष रूप से उनके अखबार सामना ने क्या क्या लिखा है नरेंद्र मोदी जी के बारे में, उसको भी जरूर भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को देखना चाहिए। दूसरी बात यह कि आपने कांग्रेस के संबंध में बात कही। देखिए, 4 महीने पहले लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है। बड़े स्तर पर महाराष्ट्र में भी और हरियाणा में भी कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जमीन पर दिखा। इसको स्वीकार करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 महीने में हम जितना कवर कर सकते थे उस एंटी इनकम्बेंसी को पूरी कांग्रेस की लीडरशिप ने प्रयास किया है। और हमें यह उम्मीद है कि जिस प्रकार के नतीजे एग्जिट पोल में दिखाने का प्रयास हो रहा है, हम कहीं उससे बेहतर परफॉर्म करेंगे। उस तरह के नतीजे की अपेक्षा कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल नहीं है। हमें उम्मीद है कि हम बेहतर परफॉर्म करेंगे। रहा सवाल यह कि हम उस ब्लूप्रिंट तैयार करके भविष्य में क्या करेंगे, उसके लिए भी अलग अलग राज्यों की अलग अलग चुनौतियां हैं। अगर हमारे पास बिहार में कुछ है तो उत्तर प्रदेश में कुछ है, महाराष्ट्र में कुछ है और हरियाणा में कुछ है। अलग अलग राज्यों के चैलेंजेस के हिसाब से भविष्य की रूपरेखा तैयार की जाएगी। और कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के साथ और दूसरे दलों के साथ भी लड़ाई लड़ेगी। नहीं, 130 साल पुरानी जो पार्टी है, जो तमिलनाडु में 1967 से नहीं है, वेस्ट बंगाल में 1977 से नहीं है, उत्तर प्रदेश में 1989 से नहीं है, 1990 में बिहार में नहीं है, कुल मिला के अगर देखा जाए राज्यों के लेवल पे आपकी सरकारें तब से नहीं है, तो तब से ब्लूप्रिंट अभी तैयार हो रहा है। देखिए, मुझे याद आ रहा है 1998 जब अटल जी के नेतृत्व में सरकार इस देश में एनडीए की बनी थी तो सोनिया जी पर बड़े सवाल किए गए थे। बहुत सारे सवाल उठाने के बाद कांग्रेस के अंदर भी सवाल उठा दिया था लोगों ने और कांग्रेस पार्टी स्प्लिट हो गई थी। लेकिन 6 वर्षों की लड़ाई के बाद फाइनली 2004 में कांग्रेस की सरकार वापस आई। इसलिए यह कह देना
कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से हाशिए पे चली जाएगी, कांग्रेस मुक्त। मैं एक बात और भी कहता हूं, जो गांधी के कातिल है वो गांधी की बहुत बातें आजकल कर रहे हैं। नहीं, ये इररिलेवेंट चीजें ना बोले आप। कांग्रेस को लेकर सवाल है। नदीम, आप ही की पार्टी के जब लोकसभा चुनाव में जा रहे थे, बाहर कांग्रेसी बैनर्स लिए घूम रहे थे ना, प्रियंका लाओ कांग्रेस बचाओ। क्या राहुल गांधी से अभी भी आपको उम्मीद है? एक के बाद एक खराब प्रदर्शन हो रहा है। कुछ देखिए 2009 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो श्रीमती सोनिया गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और राहुल जी का ज्वाइंट नेतृत्व था और उसका एक संदेश गया और हम लोगों को जो अपेक्षा थी उससे ज्यादा हमें सीटें मिली थी 2009 के लोकसभा के चुनाव में। ये समय है। 84 में भी 2 सीटें थी, इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी बदौर अटल बिहारी वाजपेयी से चुनाव हार गए थे। तो ये तो जमहूरियत में जनता के ऊपर होता है कि वो कब किसके हाथ में सत्ता सौंप दे। हमें ये अपेक्षा है कि राहुल गांधी आपने कमबैक कहाँ किया? बात इसकी नहीं है कि खराब समय अभी आपका चल रहा है। ये बताइए कि मैंने आपको आंकड़े दिखाए, आपने कमबैक कहाँ पे किया? जहां पर एक बार कांग्रेस की सरकार गई है वहां पर वापस आने का नाम ही नहीं ले रही। आप सेंटर की बात नहीं कीजिए। अभी कर्नाटक की सरकार हो गया है, उत्तराखंड में चुनाव लगता है आवाज कट रही है। संबित कुछ कहना चाह रहे हैं? हमारी सरकार संबित, आपकी आवाज कट रही है, माफ कीजिएगा नदीम जी। संबित कुछ कहना चाह रहे थे, आपने फिंगर रेस की थी, बताइए। आवाज कट रही है। हाँ, मैं बहुत ध्यान से नदीम जी को सुन रहा था। वैसे नदीम जी जितने कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनमें से सबसे सधे हुए और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मैं सम्मान बड़ा करता हूं। मगर एक छोटा सा मैं दोस्त हूं उनका, तो एक सुझाव देता हूं, राहुल गांधी जी को रखिएगा, वो बहुत बड़ी एसेट हैं। हम तो चाहते हैं कि वो आपके लिए एसेट है। सवाल ये है कि लोगों में भ्रम है, ऐसा कोई भ्रम नहीं है। नहीं, वो कांग्रेस के लिए भी एसेट है, हमारे लिए भी एसेट है, वो देश के एसेट है। उनका बने रहना बहुत अच्छी बात है, वो रहे, हमारी भी ये मंशा है। ठीक है। जो आपने बात कही, ये किसी एक शख्स ने मुझसे कुछ दिन पहले कही थी कि जब तक राहुल गांधी कांग्रेस में रहेंगे तब तक मोदी जी को कोई नहीं हिला सकता है। और सवाल आखिरकार घूम फिर के यही आता है जो शायद कांग्रेस को आत्मंथन करना होगा कि क्या कांग्रेस मुक्त भारत हो सकती है, लेकिन गांधी मुक्त कांग्रेस कभी हो सकती है, इसकी कल्पना भी की जा सकती है। क्या ये पार्टी है या फिर सिर्फ 10 जनपद के सामने नतमस्तक ही हुआ जाएगा, तब तक ये पार्टी रहेगी? बड़ा सवाल है, लेकिन चर्चा तो कांग्रेस को खुद करनी है इस पर। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बीच बहस में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।